नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं घटना चक्र की तरफ से आने वाली रेलवे के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल आपका जो एनटीपीसी है, इसके लिए हम लोग स्नातक पदों हेतु टोह सीरीज यानी कि घटना चक्र की तरफ से आने वाली टोह सीरीज के लिए 10 अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये व्याख्यात्मक सहित उत्तर सहित यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे इस क्लास में, 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 1 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसमें पूरे 1 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और लास्ट तक बताइएगा कैसा रहा आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सभी साथी। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले अक्षर समूह का संबंध दूसरे अक्षर समूह से है, उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध होगा। HORS हॉर्स लिखा है, तो हॉर्स का संबंध SERHO से है। इसी तरह कर्स का संबंध किससे होगा, तो याद रखेंगे। तो कर्स का लिखा जाएगा, ये मान लीजिए ये 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 को यहाँ पे कर दिया है, 2 को यहाँ पे, तो 1 2 ऐसे कर दिया है, 1 2। फिर इसके बाद E आपका 5 नंबर पे है, E आपका 5 नंबर पे है, S आपका 4 नंबर पे है, S 4 नंबर पे है, और R आपका 3 नंबर पे है। तो इसी तरह 4 5 3 1 2 आप भी ऐसे ही कर दीजिए। सेम अक्षरों को इसने उलट दिया है। तो आपका सी नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 से स्टार्ट किया है, 4 5, तो यहाँ पे यस और ई हो जाएगा 4 5 में। ठीक है, एस ई, और इसके बाद हो जाएगा मतलब 3 1 2, तो 3 1 2 कर दीजिए। ठीक है, 3 में क्या है आपका आर, 3 1 और 2 में यू हो जाएगा, SERCU, SERCU, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसा ही करना था, इसमें सीरियल आपको निकालना था। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ठीक है, तो 13 31, 13 में कितना जोड़ा है, तो 31 हो गया है, तो 13 में आप माइनस कर दीजिए। यह 11 में 3 चले गए 8, यहाँ पे 18 लिख दीजिए, मतलब 18 माइनस किया है। ठीक है, ऊपर आप हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसमें माइनस कीजिए तो कितना हो जाए, 13 में 5 चले गए 8, यानी कि 18 इसमें भी है, तो यहाँ पे 20 आप ऐसे जोड़ दीजिए ना इसमें, तो 20 + 18 कर देंगे, 20 + 18 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी में 18 जोड़ा हुआ है। 13 में 18 जोड़ा 31, 15 में 18 33 हो जाएगा, और 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करना है। ठीक है, शब्दकोश कुरान, भगवत गीता, बाइबिल। तो आप सभी जानते हैं कि कुरान, भगवत गीता और बाइबिल ये तीनों क्या है, ग्रंथ हैं, एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जबकि शब्दकोश एक मतलब शब्द है, शब्दकोश इन सभी से अलग है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ये असंगत है, शब्दकोश इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, तो 1857 का जो विद्रोह है यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, याद रखेंगे। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मेरठ से ये शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, JV कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था, और इन्हीं के द्वारा रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती दल आंदोलन चलाया गया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। यह याद रखेंगे, यह फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है इसको, तो आप सभी याद रखेंगे यह आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। महाभियोग की प्रक्रिया
किसके लिए लागू नहीं होती है? भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए महाभियोग प्रक्रिया लागू होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी लागू होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री को पदच्युत करने यानी कि पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, और यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यही इसका कारण है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई बात नहीं। और सभी साथी ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग लगातार इस टोह सीरीज को, इस सीरीज का नाम है टोह सीरीज, और ये घटना चक्र के द्वारा करवाई जा रही है, मतलब घटना चक्र के द्वारा निकाली गई है, जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद हम दूसरी, जैसे अभी घटना चक्र का करवा रहे हैं, इसके बाद हम दूसरे, जैसे कोई भी घटना चक्र की तरफ से आती है, या तो यूथ की कंपटीशन का आया हुआ है, यूथ का भी हम लोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश से टोटल 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर आपका हो जाएगा मेघालय और त्रिपुरा। ये इतने 5 राज्य हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैंने कि 2 का स्क्वायर करेंगे, अब +1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 4 चौक 16 +2 किया, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 6 36 +3 किया, 39 हो गया। 8 8 64, यहाँ पे 68 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी में 1 1 बढ़ा रहा है ना, तो ये डी ऑप्शन इसमें राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 जुड़ेगा, पहले में 2, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 जुड़ना चाहिए। 8 8 64 4 68 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 66 लिखा हुआ है, डी ऑप्शन ये मिस्टेक है, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए जो अक्षर हैं यह शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान हैं। आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि, और सभी साथी अच्छे से सारे क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो रीजनिंग में। ठीक है, जितने भी साथी हैं रीजनिंग जरूर अच्छे से आप लोग कीजिएगा। रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बता सकते हैं बाद में। ठीक है, हाँ, अब आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया था, अब मैं आपको सही से क्वेश्चन भी करवा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीचे दिए गए अक्षरों या शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर शब्द अन्य से भिन्न है? अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा अलग से भिन्न है। ठीक है, EJHM, तो यहाँ पे E + 5 करेंगे तो J हो जाएगा। E का कितना होता है? E आप जानते हैं E का 5 होता है, J का 10 होता है, तो E + 5 5 5 10 हो गया। H 8 होता है और 8 5 13, इसमें 5 5 ऐड कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे KPNS, तो K का हो जाएगा आपका, K से P में जोड़ेंगे, K का 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11 + 5 16। ठीक है, और N का होता है 14, 14 + 5 19, ये भी सही हो रहा है, 5 5 जुड़ रहा है इन दोनों में। फिर U का होता है 21, 21 5 26, ये सही है। फिर X होगा 23 और 23 + 4 + 5 जोड़ेंगे, C हो जाएगा। और JOMQ, यम से J से O तो सही है, +5 हो रहा है, लेकिन यम से Q करेंगे तो +4 ही हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? तो याद रखेंगे 70 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं आप देख लीजिएगा। 71 हो जाएगी, फिर 73 हो जाएगी, 79 हो जाएगी, 83, 89 और 97, बस इतनी संख्या हैं। देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 और 6, टोटल
और इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर लीजिए। जितना ज़्यादा जल्दी आप कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 1 4 9 4 13 13 3 16 16 9 9 16 9 हो जाएगा, 16 9 25 25 7 32, ये 2 हो जाएगा। 9 8 17 और 17 8 7 25 25 25 3 28, इसका जोड़ लिया, और 28 8 7 15 35 35 7 42 42 7 49 49 हो जाएगा 492। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 492। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देख लीजिए सभी साथी। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटल कितने वर्ग बन सकते हैं। वर्गों की संख्या एक, पहले देख लीजिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 है। इधर से देखेंगे और एक ये 6, ये आपके 6 हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये पूरा एक हो जाएगा 5, तो 5 गुणे हम 6 करेंगे, 5 गुणे 6 करेंगे तो ये लगभग 30 हो जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दी गई श्रृंखला में आकृति कौन सी होगी। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी ये बताना है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पहले में ऐसे है, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये ट्रिंगल है और ट्रिंगल अब दोबारा से यहाँ पे आएगा, ठीक है। गोला ऐसे रहेगा और ये ऐसे ऐसे, मतलब जो बिंदी है जा रही है तो ये बिंदी आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई देख लीजिए, ये आपको ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विषम आकृति की पहचान करें। विषम आकृति को पहचानना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चतुर्भुज में दिया हुआ है, फिर ये गोले में दिया हुआ है, ये गोले को आधे से ज्यादा भर दिया है। तो यहाँ पे सभी में 1/4 भाग ही सभी में भरा है, लेकिन इसमें 3/4 भाग भरा हुआ है, 1/4 भाग खाली है। तो ये सी ऑप्शन अलग है और ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में ए है, मतलब ए में सी ऑप्शन है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती हैं। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 C1 हो जाएगा, 20 C1 बटे 35 C1, ठीक है। कितनी, क्योंकि 20 हरी और 15 लाल गेंद डाल दी जाती है तो 15 और ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 C1, ठीक है। और इनका बटे हो गया, ये हो जाएगा लगभग 20/35। ये आपका हो जाएगा 20/35 और ये हो जाएगा आपका 20/35। तो 4 पंचे 20 और 7 पन्ना 35, 4/7 प्रायिकता हो जाएगी इसकी संभावना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। एक कॉल सेंटर निम्नलिखित मानदंडों के साथ उम्मीदवारों की भर्ती करता है। उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो। उम्मीदवार अंग्रेजी और हिंदी में वाक्पटु होना चाहिए, यानी कि बोलने वाला होना चाहिए। उम्मीदवारों को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये इसमें 3 निर्देश दिए हुए हैं कॉल सेंटर पर काम करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें इसी से क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार कॉल सेंटर में निश्चित रूप से भर्ती किया जाएगा, ये बताना है। कौन सा ऐसा होगा जिसको निश्चित रूप से भर्ती की जाएगी। तो सीता एक स्नातक है, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में वाक्पटु है और दिन की पाली में ही काम कर सकती है। ये तो नहीं कर सकती क्योंकि इसमें दोनों पालियों में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। सरिता अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में वाक्पटु है, दोनों पालियों में काम कर सकती है और उसने कभी भी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और इसने औपचारिक शिक्षा ली ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। स्मिता अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलती है और दिन तथा रात की पाली के लिए भी तैयार है और उसने 12वीं कक्षा तक अध्ययन किया है, ये तो एकदम सही हो रहा है। फिर सबिता दोनों पालियों के लिए काम कर सकती है और 65% अंक के साथ वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और हिंदी और मराठी में वाक्पटु है। तो हिंदी मराठी की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश की जरूरत है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है, ये इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। अब आप देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना भी है, बताना भी है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 11 से 25 जून 2025 के मध्य आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 से 2025 का फाइनल मुकाबला किस ग्राउंड में खेला जाएगा? यह जो फाइनल मुकाबला है यह 31 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने घोषणा की है कि यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला जाएगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में, और यह सबसे बड़ा, विश्व का लगभग सबसे बड़ा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो कि इंग्लैंड में है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 31 अगस्त 2024 को संपन्न एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? ये बताना है किस फुटबॉल टीम ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई है? तो इनका नाम है प्रीति पाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? यह महाराष्ट्र में किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। 6 सहपाठियों TU, V, WX और Y में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, और जो V है V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये ऐसे चार्ट बनेगा आपका। ये जो चार्ट है ये आपका चार्ट बनेगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा तो U का हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा W, फिर आपको बनेगा W V से अधिक है और फिर X से भी अधिक है। ठीक है, V और X से अधिक है, और यहाँ पे देखेंगे तो T से भी, जो आपका यक्स है यक्स T से अधिक है। ठीक है, और तीसरा सबसे अधिक अंक कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक अंक है आपका V का, कितना है? 91। 72 के बीच में क्या है? तो 91 और 72 के बीच में 80 अंक है जो कि इसको प्राप्त हुआ है संभवतः। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है 2 संख्याओं का लासा तथा इनके मासा का 40 गुना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। और लासा कितना है? लासा की बात करेंगे तो यह मासा का 40 गुना है, और मान लीजिए मासा x है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा कर लेंगे तो 40x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणनफल हो जाएगा 1440। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो 40 से 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 4 3 12 और 4 3 12 और 2 बचा 4 6 24। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये आपका 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मासा होगा 6। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर, 76 मीटर, 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। हम इसका क्या करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे, और सभी में कौन सा कॉमन है? 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 276, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 552 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में हो जाएगा। और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 1196 सेंटीमीटर। ठीक है, इनमें क्या क्या कॉमन है? इनका मासा निकालेंगे जब आप, तो इसमें हो जाएगा आपका टोटली 23 को 92 सभी में कॉमन है, और ये 92 सेंटीमीटर है, तो यह 92, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, और कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो यह बताइएगा। 42 छात्रों की कक्षा में टोटल 18 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या है 40 में 18 कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 24, और कक्षा में लड़कों का जो प्रतिशत है तो 24 गुणे, या ऐसे कर देंगे 24 गुणे 100/42, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, नहीं 3 8 24 करिए, 8 त्रिक 24 और 3 1 9 3 3 चौको 12, 14 3 42। ठीक है, तो यहाँ पे 800/14 हो जाएगा, 800/14, तो ये लगभग हो जाएगा 14 7 98, 14 6 84 और 14 5 70, ये लगभग 57% के आसपास हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लेंगे तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 20% इसको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26।
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 400 रुपए। ठीक है, ये 400 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5,871 रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इतने का 5% निकाल लेना है आपको। ठीक है, इसका 5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, इसको आप ऐसे हल कर लेंगे और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो x माइनस एक्स का 5% ये बराबर हो जाएगा 5,871 के। 5,871 के इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा 6180 रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया हुआ प्रश्न नंबर 28 से 30 के लिए 3 कंपनियां हैं ABC और इनकी वर्ष 1993-99 और के लिए बिक्री की गई निम्न चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको जो ये मैथ वाले क्वेश्चन है वो आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सारे एक साथ करवाना बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाएंगे एक तरह से समझाना और फिर आप उसको बताना बारी बारी से। तो आप इसकी जो PDF है, PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सभी के आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 20। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी A और B की बिक्री के बीच का अंतर न्यूनतम था। हम देखेंगे तो इसमें जो है 1996 में कंपनी A और B के बीच के न्यूनतम अंतर था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंपनी C के लिए डी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी B की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। यह लगभग कितने प्रतिशत है, 93.33%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपए में खरीदा गया और यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो रुपए में इसका मूल्य हो जाएगा 8 रुपया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज कैसे ज्ञात करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। रेंज यानी कि परास क्या होता है, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। रेंज का सूत्र होता है, याद रखेंगे, रेंज बराबर होता है अधिकतम अंक माइनस हो जाएगा कम अंक माइनस कम अंक। तो सबसे कम अधिकतम अंक इसमें कौन सा है, इन संख्याओं में सबसे अधिकतम बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आप सभी जानते हैं 21 है सभी में से, और सबसे न्यूनतम कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे 21 माइनस 1 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और यही इसका रेंज हो जाएगा परास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आदमियों की एक निश्चित संख्या में एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है और 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाएं। उनकी संख्या का पता कैसे लगाएंगे, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है क्वेश्चन नंबर 33 और इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 10 आदमी। ठीक है, टोटल 10 आदमी काम करेंगे जो कि 40 दिनों में काम कर लेते हैं। तो 20 दिनों में काम मतलब एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमति हो जाती है एक निश्चित संख्या में एक काम को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक काम को 10 दिनों में बी, एक काम को ए जो है ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया और कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ ये बताना है। तो पहले आप ABC का अलग अलग निकाल लेंगे। तो ए ने एक दिन इन तीनों का लासा लेंगे, 15, 20 और 10, 15, 20 का लासा, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60। और फिर ए ने कितने दिन का, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए अगर एक दिन में लगभग 6 काम करेगा। बी की बात करेंगे, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी की बात करेंगे, सी एक दिन में 3 काम करेगा। 20 या 60, तो 6 चौको 6, 4, 10, 3, 13, टोटल एक दिन में 13 काम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से, और टोटल काम कितना है 60 काम हो रहा है टोटल। और 13 दिन, एक दिन में 13 लोग, मतलब अगर एक साथ करेंगे तो 13 दिन में हो जाता है, लेकिन ए और बी कितने दिन, 4 दिन काम करते हैं। तो 6, 4, 10 यानी कि 40 काम ये ए और बी ने खत्म कर लिया। ठीक है, और फिर ए चला गया और ए के स्थान पर सी आ गया। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो बचा हुआ 20 काम, 4, 3, 7, ये 2 मतलब 7 काम एक दिन में करेंगे। तो 4, 3, 7, 7, 3 की 21, टोटल ये लगभग आपको हो जाएगा 48/7। 48/7 ये आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आएगा। अगर आपको मैं
एक तरफ से बताते हैं तो वो सारे एक सीक्वेंस सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हुमा की माँ ने हुमा को ABCD में से नामांकित ब्लूबेरी को 4 टोकरियां दी और प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई हैं, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है, हुमा ने टोकरी ABCD से क्रमशः 1 2 3 4 बेरी निकाली और उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है? तो इसका राइट आंसर है आपको, मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, टोकरी बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और प्लस को गुणे के स्थान पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो इसका बहुत सिंपल है, आप चाहें तो इसको बहुत सिंपल से कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं ताकि आपको बाद में जब करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 107। आप जब वीडियो देखें तो पेन और पेपर लेके बैठें तो आप ताकि क्वेश्चन देखें और तुरंत फटाफट आंसर करते जाएं और क्लास के साथ ही आप उसे मिलाते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइनस प्लस गुणे और भाग को क्रमशः ABCD के रूप में निरूपित किया जाता है। 9B 20C 12D 6A 8 इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल है, ये भी आप कर लेंगे। ये आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका 41, डी ऑप्शन राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? तो बहुत कॉमन सा, बहुत कम, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 43 वर्ष थी माँ की आयु और ये 21 वर्ष का अंतर था। बहुत सिंपल है, इनसे बड़े हैं 43 वर्ष, ये उस टाइम पे कितने रहे होंगे? 56 रहे होंगे, ठीक है, मतलब सॉरी 46 रहे होंगे, क्योंकि ये 3 वर्ष बड़ी है माँ से और जब ये 50 है, ठीक है, अब यहाँ पे ये 50 है तो यहाँ से 21 3 24, लगभग ये 24 के आसपास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। क्वेश्चन है 39, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर है 160 और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का गुणनफल बताएं। तो ये भी बहुत सही, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनके दो संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और गुणन जो अनुपात है 5:3 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96,000, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 96,000 हो जाएगा, ठीक है। आप कहो तो मैं आपको इसको बता भी सकता हूँ। ये 5x 3x 5x माइनस 3x हो जाएगा बराबर 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 160। तो x की वैल्यू यहाँ पे मालूम चलेगी 2x बराबर 160, तो x बराबर हो जाएगा 80 और x बराबर जब 80 हो जाएगा और इन दोनों का अनुपात आप यहाँ पे देख सकते हैं, 80 गुणे 5 करेंगे और 80 गुणे 3 करेंगे, ठीक है, 224 आएगा और 400 आएगा और 224 गुणे 400 करेंगे तो 96 आ जाएगा, 96,000, ठीक है। ये इस तरह से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी और उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा? तो उसकी अगली वर्षगांठ की बात करेंगे तो उसकी अगली वर्षगांठ को मंगलवार पड़ेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रखकर बताइए कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले होता है डिफाइन, फिर होता है डिटरमाइन, फिर होता है डिटर्जेंट, डिटर्मिनेशन और डिस्टेंस। तो सबसे लास्ट में होगा डिस्टेंस और इसमें बताना है कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 3740 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो इसका क्या हो गया राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 680, 1020 और 2040। 680, 1020, 240, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी और उम्मीद है कि सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, ठीक है। एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है और यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 59.4 किलोमीटर, 59.04 या 59.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 280 रुपए।
प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है 46। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? 8100, 8610, 8615, 8600 या 8601? तो इसका राइट आंसर जो निकल करके सामने आया है वो है इसका 8610 रुपए और यही इसका राइट आंसर था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण निकालने का सूत्र आपको बता देते हैं, वहां से आप निकाल लीजिएगा। विकर्ण निकालने का सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं। विकर्ण की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा 3√13। ए ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न है 48। f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड चुनना है। तो x-3 x-2 वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा x-2, एक इसका सही गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है 49। बिंदु 4 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो चतुर्थांश की बात करेंगे और यह जो है चतुर्थांश में होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। समलंब ट्रेपेज में एक चतुर्भुज है। समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। क्या ये सही है? याद रखेंगे। विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं। समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। ये समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। चतुर्भुज की बात करेंगे, समलंब चतुर्भुज, इसमें जो समलंब यानी कि सभी लंब समान हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, इसी को समलंब बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके सामने आया है यह 34.6 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा और इसका राइट आंसर आएगा 34.6 मीटर। 52 नंबर क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 15/8 तथा tan b बराबर 7/24 है तो cosec a माइनस बी का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो cosec a माइनस बी का मान आया है ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 425/304। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 425/304। आप इसे पहले tan को आप साइन और cos में बदल लीजिएगा और फिर वहां से साइन का उल्टा होता है cosec और फिर वहां से आपको इसे लगा देना है। ठीक है, cosec a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cosec a माइनस बी बराबर होता है 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी और वहां से आप इसको वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी और फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस ओर है? तो इस समय बात करेंगे। इस समय उसका जो मुख है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे h प्लस जी का अर्थ है कि h जी की माँ है, फिर h भाग जी का अर्थ है h जी की बेटी है, h माइनस जी का अर्थ है h जी का पति है और h गुणे जी का अर्थ है h जी की आंटी है। अब इसमें कौन से विकल्प का अर्थ है कि टी एस की माँ है, टी एस की माँ है? तो यहाँ पे माँ वाला देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर निकल करके सामने आया है ये हो जाएगा, याद रखेंगे विकल्प ए में दिया हुआ h प्लस जी का अर्थ है और h जी की माँ है, इससे से आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस भाग डब्लू यहाँ पे याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर आया है ये हो जाएगा एस भाग डब्लू और प्लस एस भाग डब्लू प्लस टी, इससे से निकल करके आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। नीचे दी गई श्रृंखला में जो संख्या है इसमें श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 45, 65, 90, 125, 180। इसमें क्या क्या कर रहे हैं? तो एक बार पहले 20 जोड़ा है, फिर 25 जोड़ा है, फिर 30 जोड़ा है, फिर 35 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। पहले 45 में आप देखेंगे 20 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, फिर इसमें 25 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 65 में 25 जोड़ा 90, 90 में फिर 35 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 90 में 35 जोड़ा तो 125 हो गया और फिर यहाँ पे 35 में फिर 55 जोड़ा, मतलब हर बार कितना जोड़ रहा है? 15, मतलब 5-5 ऐड और करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 में फिर 90 में 35 जोड़ा 125 हो गया और 125 में 55 फिर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे 25 और 20 बढ़ा दिया तो यहाँ पे 55 हो गया और 55 जोड़ेगा तो 180 हो गया और फिर 180 में अब 30 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 180। 180 में अब डायरेक्ट ये 95 जोड़ दिया, ये आपका हो जाएगा, ये 180 में 95 जोड़ेगा तो ये लगभग हो जाएगा आपका 275। ठीक है, 275।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यहाँ पे याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है इसी को एयू से डिनोट करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे खगोलीय दूरी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? वह कौन सा बल होता है? याद रखेंगे आप केंद्र बल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप केंद्र बल। एक ऐसा बल जो बाहर की ओर कार्य करता है आप केंद्र बल, और अंदर की ओर कार्य करने वाले बल को हम कहते हैं केंद्राभिमुख बल, और इसी को अभिकेंद्र बल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 58, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो याद रखेंगे यह आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो टेम्परेचर एफ TF बराबर होता है 32 डिग्री प्लस 9/5 T। ठीक है, हम यहाँ पे C बराबर 0 रखेंगे, टेम्परेचर ऑफ C। यहाँ पे T 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 32 डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट की बात करें, 32 डिग्री प्लस 9/5 और टेम्परेचर 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है? आपको बताना है। याद रखेंगे एल्कोहल तापमापी में पारे के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जा रही है, और इसमें जो है यह आपका एकदम जो ये कथन है, ये कथन तो सही है। ठीक है, कथन सही है, पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, सही विकल्प चुने, तो ये कथन भी सही है। दूसरा कथन भी सही है, कारण भी सही है कि एल्कोहल का जो हिमांक है और ये पारे की तुलना में कम होता है, इसलिए क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये कथन सही है एकदम। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? रडार का फुल फॉर्म होता है रडार की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गई श्रृंखला में गलत पद को बताना है। कौन सा इसमें गलत पद है? तो 6, 11, 16, 20 और 26। 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21 होना चाहिए, 21, 5, 26। तो यहाँ पर 20 गलत है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण जो लेटर्स हैं ये लुप्त हैं, और लुप्त वर्णों के सही क्रम बताना है कि लुप्त वर्णों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई, फिर इसका सही क्रम मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वाई फिर हो जाएगा एक्स वाई वाई, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई वाई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी एक्स वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई वाई, फिर वाई जेड ए, वाई जेड ए, यहाँ पे वाई हो जाएगा, फिर वाई जेड ए हो जाएगा, वाई जेड ए, फिर इसके बाद हो जाएगा वाई जेड ए के बाद हो जाएगा बी एक्स वाई वाई, बी फिर हो जाएगा एक्स ए वाई, ए बी वाई वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनेगा वाई ए बी, वाई ए बी फिर हो जाएगा वाई ए बी, फिर हो जाएगा एक्स, वाई ए बी वाई, यहाँ पे वाई है वाई ए बी वाई, वाई ए बी वाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पे तो सभी में क्या कर रहा है +4 जोड़ रहा है। एफ में आप देखेंगे बी में 4 जोड़ेंगे, डी में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर सी में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, सी 3 होता है और इसमें 4 जोड़ेंगे तो जी 7 हो जाएगा। इस तरह सभी में 4 जोड़ रहा है। ठीक है, जे के एल, जे एफ जी एच, एफ एच जी ई, फिर यहाँ पे हमें बताना है जे के एल के बारे में, तो जे के एल आई, तो ये हो जाएगा जे में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जे होता है 9, 9 + 4 कितना होता है 11, तो 11 किसका होगा जे का 10 होता है, आपको बता दें जे का 10 होता है, तो जे का 10 हो जाएगा 10 4 14, ये 14 हो जाएगा एल। ठीक है, फिर एल 12 होता है, 12 4 16 हो जाएगा, 16 किसका पी का होता है, पी का होता है 16। ठीक है, फिर आपका के होता है आपका 11। ठीक है,
ये होता है 11 का, 11 4 15, तो यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एल की बात करेंगे, एल होता है 12, ठीक है, अगर ये एल है तो ठीक है। आई नहीं, ये आई है, आई की बात करेंगे तो आई होता है 9, और 9 5 14, 9 4 13, तो यहाँ पे एम होगा, मतलब ये 13 होगा, सॉरी ये 13 होगा, और यहाँ पे एम होगा, NPOM, ये NPOM, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा आप सभी जानते हैं, कैप्चा एक का उपयोग जो है मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए होता है, याद रखेंगे, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना यानी कि इसरो की स्थापना पूछ रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में की गई थी, याद रखेंगे। यह है आपकी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969, और ये इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक जिसे ऑर्बिटर नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस में जो परमाणु क्रमांक है यह प्रोटॉन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो याद रखेंगे यह जो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, तो प्रोटॉन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। तो जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूखी बर्फ क्या है। तो सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्राई आइस, और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसके टेम्परेचर की बात करेंगे -78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। तो प्याज काटते समय हमारी आंखों में क्या लगता है, तो आप सभी जानते हैं जब प्याज काटते हैं तो उस समय अश्रु ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, और यह किसके कारण से होती हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फोनिक अम्ल, और यह सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन की बात करेंगे तो ग्राफीन एक जो है ग्रेफाइट ग्राफीन की बात करेंगे तो यह कार्बन का एक अपर रूप होता है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप है, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। C4H22O11 के रूप में भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है, C12H22O11, तो यह है आपका चीनी का सूत्र होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीनी का सूत्र आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं पता, लेकिन याद रखेंगे C12H22O11, कहीं कहीं पे आपको ग्लूकोज लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चीनी सूत्र लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल होती है। यहाँ पे पौधों का अगर विकास सही से करना है तो उसमें 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में पीएच वैल्यू होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो इसमें बात करेंगे कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता है, तो यह है आपका मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है सेरेब्रम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, AB रक्त वाला एक व्यक्ति A, B और O रक्त वाले लोगों को दान कर सकता है। AB रक्त वाला कैसे दान कर देगा, जब उसके पास AB है तो वो किसी को दान नहीं कर सकता है, तो ये नहीं होगा। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाएगा, ये भी नहीं है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये तो आपका एकदम सही है। ये किसी से भी रक्त ले सकता है, ये सही है। ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, नहीं ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है, और एक ना ही सार्वभौमिक, याद रखेंगे यह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता तो है लेकिन सार्वभौमिक दाता नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है।
ऑनिरोलॉजी की बात करेंगे तो यह है स्वप्नों का अध्ययन, जो आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्नों का अध्ययन है ऑनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करना है, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा एक समानता है। तो इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। यस, एकदम सही। नाटक के माध्यम से, सिनेमाओं के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से या रोड शो के माध्यम से यहाँ पे आप कोई भी सामाजिक संदेश दे सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं, गलत। रोड शो थिएटर में नहीं होता है। ठीक है, अगला है ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, ये भी गलत है। कोई समानता नहीं, ये गलत है। ये ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर आरईएम का आईवीएन से वही संबंध है जो डीओएच का डब्ल्यूएलएस से है, और उसी पैटर्न का पालन करते हुए केईवाई का डैश से संबंध है। अब इसमें बताना है क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के फिर से आ चुके हैं और आप देखेंगे इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखेंगे आर का विपरीत क्या होता है, आर होता है 18, आर का विपरीत होता है, आर हो गया आपका 18 और आई का होता है 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। फिर ई का होता है 5 और वी का होता है 22, 22 प्लस 5 27। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये अपोजिट नंबर रखवा रहा है। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा आपका पी, के का अपोजिट होता है पी, ई का अपोजिट अभी यहाँ पे बताया था, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई, वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई का होता है आपका, वाई का 25 होता है, तो वाई 25 तो 27 यानी कि बी हो जाएगा, पी यू बी, पी वी बी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पी वी बी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। संग्रहालय, देखना, पुस्तकालय, संग्रहालय को हम लोग देखने जाते हैं, तो पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकालय को में पुस्तकों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पढ़ना। अगला प्रश्न है 82, बौद्ध दृश्य कला की एक शैली गांधार कला है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, जिसका बड़े पैमाने पर विकास डैश वंश के दौरान हुआ। किस वंश के दौरान होता है, कुषाण, गुप्त, पल्लव या मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह गांधार कला शैली का एक जो गांधार कला शैली है, इसका विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में होता है। यह कुषाण हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर प्रश्न है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और वे किसके पोते थे। तो आप सभी जानते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और इनके मतलब बड़े जो दादाजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न 84, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोनों और इनका गुणनफल 399 है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई संख्या x है और इसका क्रमागत x + 2 मान लीजिए, और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा आपका 399। ठीक है, 399, 3 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये लगभग आपका 1 हो जाएगी 19। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x। ठीक है, x² + 2x बराबर 399। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग बनेगा ये 19 और 21, लगभग 19 और 21 बनेंगे। तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 19, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 19 × 21 होता है 399। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिकाई 9, 27, 81। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा 81 तो आना ही है। ठीक है, 1 2 यहाँ पे 2 1 3 1 3 6, सॉरी यहाँ पे 6 होंगे। पता है कैसे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 होंगे। इसका भी एक रीजन है, 10 की पावर -6। ये वाला 0 हम नहीं लेंगे, ये 3.0 है, लेकिन ये वाला 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 यहाँ पे है, 2 1 3 3 6, यहाँ पे 10 की पावर -6 होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। जब 3 की पावर 10 को हम 7 से विभाजित करते हैं तो इस समय कितना शेष आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, और 3 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 9। ठीक है, 3 की पावर 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, और
9 की पावर क्या हो जाएगा 5 बटे यहाँ पे 7, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका 9 हो गया, 9 की पावर 5, 9 में 7 का भाग देंगे तो हमें कितना आएगा, 2 शेष आएगा, यहाँ पे 2 शेष आएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 शेष आएगा, ठीक है, प्लस का 2 शेष आता है और ये इसके पावर 5 हो जाएगा बटे 7। फिर आप 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 बटे 7 हो जाएगा और 7 चौक 28 यानी कि 4 शेष हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। 0.0234 के ऊपर बार लगा है बराबर, इसकी सही अभिव्यक्ति क्या है? तो याद रखेंगे इसकी सही अभिव्यक्ति होती है, अलग अलग कर लीजिए, तो 0.0234 को लिख लीजिए 0, ठीक है, प्लस फिर कर लीजिए 0.234 ऐसे जो इसे लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप लिख लेंगे -0 बटे 4 संख्याएं हैं तो आपको हो जाएगा 9 9 9 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 क्यों आया, तो यहाँ पे 0 है, जिसके पास बार नहीं लगा वो 0 है तो -0 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 234 बटे 9990, 9990, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अगर हम इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13 बटे 555, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइनल काटने के बाद इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? बताना है किस वर्ष यह लड़ा गया था। तो 1539 में लड़ा गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के ही बीच। 89 नंबर प्रश्न है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर सिंह डैश में शहीद हुए थे। तो खालसा सेना के जो सैन्य कमांडर थे ये 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, 6 लड़कियां PQRST और UV एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं और PQ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, SP के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, V और T दोनों अगल बगल बैठी हैं, T R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, V के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है? SPS मतलब बताना है QPST कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर है, आपको बता देते हैं ये P है इसका राइट आंसर, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 28 अगस्त 2024 का किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है राजविंदर सिंह, IPS है राजविंदर सिंह भट्टी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें 28 अगस्त 2024 को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 92 नंबर प्रश्न, 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम है, याद रखेंगे इस पनडुब्बी का नाम है INS अरीघाट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो लद्दाख जिले में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो यह ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पश्चिम बंगाल का जो सुंदर वन वाला जो डेल्टा है वहां पे मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है, ये आपका केरल में है, पेरियार नदी केरल में है। 96 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो याद रखेंगे अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मैन इज मॉर्टल को +GA-LP लिखा जाता है और जेम्स इज मैन को LP-GA और KU लिखा जाता है। जेम्स इज मॉर्टल को KU+LP लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मैन जेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैन देखिए आपको यहाँ पे कॉमन करना है, मैन इसमें है और मैन इसमें है, तो दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो मैन कॉमन है और इसमें और क्या क्या कॉमन है, तो GA कॉमन है, ठीक है, LP कॉमन है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और मैन तो या तो फिर इसका GA होगा मैन का, या तो LP होगा, ठीक है, या तो LP होगा। इसके बाद आप देखेंगे जेम्स इज मॉर्टल, अब आपको लेना है मैन और फिर जेम्स, तो जेम्स की बात करेंगे तो इन दोनों में जेम्स है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? जेम्स KU+LP और इसमें LP+GA+KU,
तो इसमें KU और LP कॉमन है दोनों, ठीक है। और ईज जो है, ईज की बात करेंगे तो ईज तीनों में कॉमन है, ईज तीनों में कॉमन है, इसके मतलब एक चीज तीनों में है, LP और इसमें भी LP, तो LP तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे GA LP, ये आपका LP था तो LP नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया, इसका मतलब GA होगा, ठीक है। और GA और KU इसका राइट हो जाएगा, GA और KU। तो यहाँ पे कहाँ पे GA KU, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। 6 2 40, तो यहाँ पे याद रखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 और 2 2 4 और 36 + 4 हो जाएगा 40। इसी तरह 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, 16 + 9 25। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 100 आएगा। अगला प्रश्न है 99, 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। इसमें आपको कथन जो दिए हैं वही आपको सही मानना है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर जो है, ये कोई कंप्यूटर है, ये आपका कोई कंप्यूटर है और ये कोई भी मार्कर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी इरेजर जो हैं, मान लीजिए सभी इरेजर, ये मान लीजिए इरेजर है और सभी इरेजर क्या है, मार्कर हैं। ये आपका इरेजर हो गया ये, और ये हो गया आपका मार्कर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सभी पेन इरेजर हैं, जितने भी पेन हैं सभी इरेजर हैं। तो पेन ये आपका ई यहाँ पे बना देते हैं और ये आपका पी हो गया, तो यहाँ पे पेन हो गया, पेन अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही है, कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। फिर कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समानांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय या बाएं से दाएं ऊपर की ओर। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में जो मांग वक्र की ढलान समानतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की जो कीमत है, कीमत और मांग के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर कीमत, मान लीजिए किसी चीज की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी जो मांग है वो मांग हमेशा घट जाएगी, मांग भी घट जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप टमाटर का अब उदाहरण ले लीजिए, टमाटर अगर 100 रुपए किलो हो जाता है तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, तो कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। तो यही अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समानतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, ठीक है। ऐसे आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। और कीमत घटने पर ही मांग बढ़ती है, आप सभी जानते हैं, और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। और साथियों ये आपके आंसर की भी दिए हुए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे जो PDF है इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया है तो इस PDF के माध्यम से आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, वहाँ से इस क्लास का PDF जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बुक नहीं ले पाते हैं, बुक ले लेते हैं तो ठीक है, अगर बुक नहीं ले पाते हैं तो इसका PDF जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथियों आज की क्लास को आप यहीं पे समाप्त कर दें। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।